सो गाइस, ब्राज़ील और जापान का जो मैच है वो सबने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वैसे ही हुआ। ये मैच जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। जापान एक ऐसी टीम है जो एशिया से हर बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है। सो किसी और टीम पे भरोसा हो या ना हो, बट जापान पे ही भरोसा होता है कि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी और एशिया को रिप्रेजेंट करेगी। मैच ख़त्म होने के बाद टीम के जो कोच थे मरियासो, वो सेंटर में खड़े थे और सारी टीम का धन्यवाद कर रहे थे। उनके 2 या 3 की प्लेयर्स मिसिंग थे, बट फिर भी जापान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये मैच ना एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। 90 मिनट्स तक दोनों टीमें बराबरी पर होती है, 1-1 की स्कोर लाइन होती है। उसके बाद 6 मिनट एडिशनल टाइम दिया जाता है। उसमें 95th मिनट में मार्टिन अली की तरफ से गोल आता है और ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था जापान के लिए। उनके लिए तो बस ये था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ब्राज़ील को इस मैच में एक एडवांटेज था। जो उनके कोच थे एंजेलोटी, भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। रियल मैड्रिड, यूवेंटस तक को उन्होंने कोच कर रखा है और काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आए अभी तक। सो वो एक एडवांटेज था। सो वो जब सब्सटीट्यूशन का एक टाइम आता है, वो बहुत अच्छे सब्सटीट्यूशन करते हैं ब्राज़ील की तरफ से। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई नेमार को लेके आएंगे, नेमार को लेके आएंगे। एक अलग ही हाइप होता है नेमार का भी, बट वो नेमार को नहीं लेके आए। उन्होंने जो सब्सटीट्यूशन किया वो मार्टिन अली का करा। सो और फिर बाद में मार्टिन अली ने ही आके गोल स्कोर किया। सो अगर मैं फ़र्स्ट हाफ की बात करूँ, जापान बहुत बढ़िया लग रही थी और ब्राज़ील के जो डिफेंडर थे डेनिलो, वो बार बार बीट हो रहे थे। कुछ भी पता नहीं लग रहा था भाई, बंदे को बार बार बीट हो जा रहा है। और जापान का जो मिडफील्डर था सैनो, वो बॉल को इंटरसेप्ट करता है और भाई गोल स्कोर कर देता है। बॉल में काफ़ी पावर थी, उस वाले गोल में काफ़ी पावर थी। और जो ब्राज़ीलियन गोलकीपर होता है एलिसन, भाई कुछ भी पता नहीं चलता उसको, काफ़ी दूर से बॉल निकल जाती है और गोल हो जाता है। सो फर्स्ट हाफ में जापान की जो डिफेंडिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। लो ब्लॉक में वो डिफेंड कर रहे थे और काफ़ी बढ़िया डिफेंड कर रहे थे। 10 के 10 जो खिलाड़ी थे उनके, वो अपने हाफ में ही डिफेंड कर रहे थे और काफ़ी एक्टिव लग रहे थे। क्लोज डाउन काफ़ी जल्दी कर रहे थे। विनीशियस जूनियर, जो कि एक थ्रेटनिंग प्लेयर है ब्राज़ील की तरफ से, भाई उसको कोई चांस ही नहीं दे रहे थे वो। कैसा मीरो का जो ये गेम था, बिल्कुल बढ़िया नहीं था एज अ डिफेंडर। एक तो भाई उनकी एज हो चुकी है और फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड मिल जाता है, उसके बाद तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और भाई जब जापान काउंटर अटैक कर रही थी ना, तो ब्राज़ील के ना डिफेंडर के पैर काँप रहे थे और इतनी जल्दी ट्रांजेक्शन कर रही थी जापान। और एक बात बताऊँ मैं, जापान के जो 3 मेन प्लेयर है वो इस मैच से गायब थे। अगर वो होते ना तो डेफिनेटली जापान ये मैच जीत जाती। सो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके जो मेन प्लेयर है वो आपका मैच नहीं खेल रहे ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बेंच स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके मेन जो गेम है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो कैप्टन सुबासा जापान का एक फेमस एनिमे है। सो उसमें भी दिखाया जाता है ब्राज़ील और जापान के बीच में मैच होता है और जो जापान है वो 2-1 से पीछे चल रही होती है। उसके बाद वो इक्वलाइज करता है और फाइनली 3-2 की स्कोर लाइन से जीत जाता है। बट इस मैच में बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ और जापान ये मैच हार गई। अगर मैं जापान की बात करूं तो भाई स्कोरिंग उनके लिए प्रॉब्लम रही है और स्पेशली इस वाले मैच में तो भाई उनके 3 मेन प्लेयर ही गायब थे, तो स्कोरिंग और ज़्यादा मेन प्रॉब्लम बन गई। उन सेकेंड हाफ में भी उनको एक चांस मिला, उन्होंने गंवा दिया। अगर मैं ब्राज़ील की बात करूं, उनकी बेंच पे डेप्थ दिख रही थी। विदाउट नेमार वो इस मैच को जीत जाते हैं।